गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। हाउ टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones, and now today what we are going to prepare acids, carboxylic acids, that is RCOOH। तो देखिए अब ये पहले मेथड में, ये जो फर्स्ट मेथड है, इसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रिपेयर करने हैं बाय यूजिंग नाइट्राइल्स। तो देखिए टाइटल क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल्स, और उसी में उन्होंने ऐड किया है अमाइड्स। तो पहले हम नाइट्राइल्स यूज करेंगे और उसके कन्वर्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, अल्कील नाइट्राइल्स और अराइल नाइट्राइल्स ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव अमाइड्स। अमाइड्स ऑन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Hydrolysis is carried out by using dilute mineral acid like dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid। ओके, तो इनका क्या कहना है, देखिए नाइट्राइल से ने अल्काइल साइनाइड्स, जिनका जनरल फॉर्मूला रहता है RC∼N। इसका कॉमन नेम है अल्काइल साइनाइड, IUPAC नेम है नाइट्राइल। तो जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे नाइट्राइल का, तो उसका पहला कन्वर्शन हो जाएगा अमाइड में। अमाइड ग्रुप आपको पता है, विच ग्रुप इज अमाइड, CONH2। ये जो ग्रुप है इसे हम अमाइड बोलते हैं। तो साइनाइड का पहले कन्वर्शन अमाइड में होगा और अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस होकर हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए एसिड हाइड्रोलिसिस यानी हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। आप डाइल्यूट एसिड यूज कर सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और उस ब्रेकिंग में पार्टिसिपेशन लेता है वाटर। ब्रेकिंग ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो यानी वाटर, लिसिस यानी ब्रेकिंग। तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करते हो यूजिंग वाटर तो हम उसे हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा यहाँ पे RC∼N, ये आपका नाइट्राइल है। आपने इसमें एसिड के प्रेजेंस में वाटर डाला, तो वाटर क्या करेगा, देखिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड है C∼N, ये यहाँ ब्रेक होगा और वाटर में से H अटैच होगा नाइट्रोजन को और OH अटैच होगा नाइट्राइल यानी किसे, कार्बन को। समझे आप। तो देखिए हमें मिलेगा क्या, RCOH। देखिए यहाँ लिखा है RC सिंगल बॉन्ड OH, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन डबल में हुआ, N का कन्वर्शन हुआ NH में। अब देखिए ये जो स्पीसीज हमें यहाँ मिली RCOH डबल बॉन्ड NH, ये अनस्टेबल है, इसी कारण इसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया गया है। तो ये स्टेबिलिटी बनाने के लिए, मिलाने के लिए क्या करेगा, आपका जो ये हाइड्रोजन है ये अटैच होगा जाकर नाइट्रोजन को। अब क्यों जाएगा, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ के C डबल बॉन्ड NH में से, वो जंप करेंगे यहाँ से C और O के दरम्यान। समझे। तो CO का कन्वर्शन होगा C डबल बॉन्ड O में, H जाकर अटैच होगा NH को, तो NH का कन्वर्शन होगा NH2 में। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, देखिए RCONH2 अमाइड मिला। तो देखिए पहले तो नाइट्राइल का कन्वर्शन एक अनस्टेबल कंपाउंड में हुआ RCOH डबल बॉन्ड NH में, जो अनस्टेबल है उसने स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्या किया, OH से H ट्रांसफर किया NH को और डबल बॉन्ड आया C और O के बीच में, तो हमें मिला RCONH2, दैट इज अमाइड। पहली स्टेप समझ में आई। ओके, अब आगे क्या होगा, देखिए हमने तो वाटर और एसिड डाला है, तो ये आगे रिएक्शन कंटिन्यूएशन में रहेगी। अब आगे क्या करेगा, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल C और N के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, H2O, यहाँ पे H अटैच होगा N को और OH अटैच होगा कार्बन को। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय प्रोडक्ट NH2 और H कंबाइन होके मिला NH3। समझा। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या किया, देखिए हमने दो वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किए, तो उन्होंने ये दोनों स्टेप एडिशन करके यहाँ लिखी है RC∼N प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या मिलेगा, RCOH। NH4Cl कहाँ से आया, ऊपर तो NH3 लिखा था।
अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, इस HCl का भी पार्टिसिपेशन दिखाया, तो HCl और NH3 दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे NH4Cl। तो आपने यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वाटर यूज किया है, एसिड के प्रेजेंस में किया है, तो हम इसे बोलेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो व्हेन वी ट्रीट नाइट्राइल्स with dilute acid, what we first get is amide, and that amide on hydrolysis gives carboxylic acid। समझा? देखिए एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, सपोज इस R का ये जो R है यहाँ पे, इस R की वैल्यू हम लेते हैं मिथाइल, R का वैल्यू हमने लिया मिथाइल, मिथाइल का फॉर्मूला क्या है CH3। तो देखिए इस R का वैल्यू मैंने यहाँ लिया है CH3। तो यदि R का वैल्यू CH3 है तो इस कंपाउंड का नाम आएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड यानी मिथिल साइनाइड या इथेन नाइट्राइल। तो अब मिथिल साइनाइड का कन्वर्शन पहले होने के बाद इस R की जगह पे CH3 आएगा, यहाँ CH3 आए तो ये भी R आपका CH3 हुआ, तो यहाँ आएगा CH3। तो पहले स्टेप में आपको कौन सा अमाइड मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड NH2 यानी एसिटामाइड, CH3CO NH2 यानी एसिटामाइड मिला। उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने के बाद इस R की जगह पे भी CH3 आएगा, CH3COOH यानी एसेटिक एसिड हमें मिला। देखिए कितना आसान रिएक्शन था। तो ये जनरल रिएक्शन है, इसमें क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है क्योंकि 2 स्टेप वाला रिएक्शन है। यदि 1 मार्क के लिए आता है तो आप 1 स्टेप में रिएक्शन लिखो, जैसे यहाँ दिखाई है, दोनों का एडिशन करके। 2 मार्क्स होंगे तो आपको रिएक्शन 2 स्टेप्स में लिखना पड़ेगा, यानी पहला नाइट्राइल का कन्वर्शन अमाइड में करो और अमाइड का कन्वर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में करो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, शायद क्वेश्चन इस तरह के आएगा, हाउ इज एसेटिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिथिल साइनाइड, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है, या व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल साइनाइड। सेम रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम असील क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड्स। तो देखिए अब ये सब कंपाउंड आपको पहचानने आने चाहिए क्योंकि हमने इसके पहले बहुत बार यूज किए हैं एसिड क्लोराइड। अब असील यानी कौन सा ग्रुप, RCO ग्रुप, उसे Cl अटैच इसलिए नाम दिया असील क्लोराइड। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया असील क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला RCOCl। यहाँ भी हमें हाइड्रोलिसिस ही करना है, तो स्टेटमेंट क्या दिया है, असील क्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विथ वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एसिड्स। ठीक है भाई, दोनों तरह के एसिड्स आप बना सकते हो। तो देखिए यहाँ RCOCl लिया हमने, उसमें वाटर डाला इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब वाटर क्या करेगा, सेम कार्बन और Cl के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, H अटैच हुआ Cl को और आपका OH अटैच हुआ कार्बन को, तो क्या मिला प्रोडक्ट, RCOOH, बाय प्रोडक्ट मिला HCl। तो देखिए ये कंपैरेटिवली आसान रिएक्शन था। असील क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आगे उन्होंने बोला कि आप एनहाइड्राइड्स भी यूज कर सकते हो। अब एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या है, RCOOCOR। देखिए ये जो ग्रुप है ना CO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे हम एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं। अब इसका भी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, देखिए ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे होगा ब्रेक। किससे ब्रेक करें आप, वाटर के साथ। तो हाइड्रोजन अटैच होगा ऑक्सीजन को और आपका बचा हुआ OH अटैच होगा कार्बन को, तो इस साइड आया OH। तो देखिए इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को अटैच हुआ हाइड्रोजन, तो मिला RCOOH और यहाँ भी RCOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिले। तो दोनों आसान रिएक्शंस थे, लेकिन एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। एनहाइड्राइड बोले तो उसमें ग्रुप आएगा COCO। ठीक है भाई। देखिए इसका एग्जाम्पल इन्होंने नहीं दिया तो हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब देखिए इस पहले रिएक्शन में R का वैल्यू यदि मैं मिथाइल लेता हूँ, क्या फॉर्मूला है मिथाइल का, सबको पता है, मिथाइल यानी CH3। तो इस R का वैल्यू मैंने लिया मिथाइल यानी CH3।
तो फॉर्मूला बनेगा CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड में यदि आप वाटर डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ब्रेकिंग तो यही सेम होगी, H जाएगा Cl के साथ, OH जाएगा C के साथ, तो इस R के जगह पे आएगा CH3। तो क्या प्रोडक्ट मिला हमें? CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिल क्लोराइड? तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3COCl। अब देखिए अनहाइड्रेट का एग्जांपल कैसे बनाएंगे? फिर से इस R का वैल्यू मैं मिथाइल लेता हूँ, या हमने इस R का वैल्यू क्या लिया? दोनों R का वैल्यू मैं लेता हूँ मिथाइल। तो फॉर्मूला बनेगा CH3COOCH3 यानी एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो प्रोडक्ट में इस R के जगह पे मिथाइल आएगा CH3। तो कौन सा एसिड के दो मोलेक्युल्स मिले हमें? CH3COOH। क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड? एसिटिक एनहाइड्राइड से हमें एसिटिक एसिड मिलेगा CH3COOH। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम ईस्टर्स। अब देखिए रिएक्शन हमने इसके पहले भी स्टडी किया, आपको याद आना चाहिए। पहले स्टडी करते क्या है, देखिए यहाँ उन्होंने बोला कि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करके आप एसिड बना सकते हो। अब यहाँ दो तरह से आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अभी तक जो रिएक्शंस हमने देखी उसमें हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया था, यानी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन की थी। दूसरी दिए उनने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, यानी अल्कली के प्रेजेंस में भी आप रिएक्शन कर सकते हो, NaOH में प्रेजेंस में कर सकते हो, KOH के प्रेजेंस में कर सकते हो, तो उसे बोलेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब दोनों में प्रोडक्ट तो वही मिलेगा, लेकिन थोड़ा एक स्टेप बढ़ेगा एक रिएक्शन में। देखते कहाँ बढ़ता है। तो पहले दिया है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो पहली चीज़ यहाँ ईस्टर का जनरल फॉर्मूला आना चाहिए। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या है? RCOOR या R'। ये जो ईस्टर में दो R ग्रुप्स है, दोनों सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो R' लिखा है यानी वो अलग है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे भाई? हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी उस पर वाटर डालेंगे। वाटर डालने के बाद यदि आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको थोड़ा एसिड डालना, यहाँ उन्होंने यूज़ किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन किया। स्टेटमेंट क्या दिया है देखिए, ईस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 गिव द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकिंग करेगा। कहाँ ब्रेक करेगा ये? अब देखिए दो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा, लेकिन अभी ये आपको ढूंढना है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। तो पहली पॉसिबिलिटी मैं आपको ये बताता हूँ कि पहली पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये जो वाटर है वो बॉन्ड ब्रेक करेगा R और O के दरम्यान। सपोज ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपके पास वाटर है, तो वाटर में से H अटैच हुआ ऑक्सीजन को और OH अटैच हुआ R' को। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? R'OH। ये देखिए R'OH। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCOOH। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और दूसरा मिला हमें अल्कोहल। तो पहले मैंने बॉन्ड कहाँ ब्रेक किया? R और O के दरम्यान। अब यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाटर क्या कर सकता है? C और O के दरम्यान भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ पे हुआ तो क्या होगा? हमेशा की तरह ऑक्सीजन को अटैच होगा H और कार्बन को अटैच होगा OH। अब इस केस में क्या मिलेगा प्रोडक्ट? तो देखिए R'OH, प्रोडक्ट तो सेम मिला यही, और यहाँ मिलेगा RCOOH, यानी दोनों ब्रेकिंग्स में प्रोडक्ट हमें सेम मिलता है। तो थ्योरेटिकली आप कहीं भी ब्रेकिंग दिखा सकते हो, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उन्होंने फाइंड आउट किया है कि एक्चुअली प्रोडक्ट में ब्रेकिंग कहाँ पे होता है। ये मैंने आपको कहाँ एक्सप्लेन किया था? देखिए जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन स्टडी की थी तब एक मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया था, वो अभी आपको मेमोराइज करना, याद ये आपके आता है क्या? देखिए ये आपके लिए होमवर्क है कि इस रिएक्शन में एक्चुअल ब्रेकिंग कहाँ होता है, ये आपको ढूंढना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा।
तो देखिए इस तरह से ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अब देखिए एग्जाम्पल यही बढ़ाते हैं। सपोज ये दोनों जो आर ग्रुप्स है दोनों का वैल्यू मैंने लिया मिथाइल। अब यदि दोनों का वैल्यू मिथाइल लेता है तो ईस्टर का नाम आएगा मिथाइल एसीटेट या मिथाइल इथेनोएट। अब दोनों मिथाइल है तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में इस आर का वैल्यू मिथाइल आएगा, CH3COH एन एसिडिक एसिड। यहाँ आर डैश का वैल्यू आएगा मिथाइल यानी CH3OH। अब यदि मैं आर की जगह पे लेता हूँ CH3 और आर डैश का वैल्यू यदि मैं इथाइल लेता हूँ C2H5। अब देखिए आर डैश का वैल्यू मैंने क्या लिया है C2H5 लिया है, तो एसिड तो वही मिलेगा CH3COOH एसिडिक एसिड, लेकिन ये भी अल्कोहल चेंज होगा C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से आएगा एग्जाम में, व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मिथाइल एसीटेट या इथाइल एसीटेट या इथाइल प्रोपियोनेट। तो सही फॉर्मूला ईस्टर का लिखकर आपको आगे रिएक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके अभी आगे हमें स्टडी करना है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। इन्हें अभी हम रिएक्शन करेंगे अल्कली के प्रेजेंस में। अल्कली कौन से लेंगे, आइदर NaOH या KOH। अब देखिए रिएक्शन तो वही है कि हमें पहले ईस्टर लेना है और उसमें उसका हाइड्रोलिसिस करना है। अभी चेंज क्या है यहाँ पे, जब आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो तो अल्कली रिएक्शन में पार्टिसिपेट होती है, अल्कली रिएक्शन में पार्टिसिपेशन दिखाएगी। अब क्या होगा देखिए, ये आपने यहाँ लिया है मिथाइल प्रोपियोनेट C2H5COOCH3, CH3 यानी मिथाइल इसलिए पहले लिखा है मिथाइल, प्रोपियोनेट यानी C2H5COO- यानी प्रोपियोनेट। उसमें आपने ऐड किया डाइल्यूट NaOH। तो अभी यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज है, दोनों ब्रेकिंग में प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा ना, लेकिन एक्चुअल किस तरह से ब्रेकिंग होता है ये अभी ढूंढना है, लेकिन वो आपको ढूंढना है। अभी एक ही ब्रेकिंग में यहाँ दिखाता हूँ। सपोज ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ, आपके पास क्या है NaOH, तो OH अटैच हुआ CH3 को, तो क्या होगा देखिए CH3OH बनेगा, यहाँ निकल गया ये, बचा क्या आपके पास Na किससे अटैच होने वाला है, ऑक्सीजन को, तो प्रोडक्ट मिला C2H5COO- Na+। तो अभी सॉल्ट मिला आपको ये एसिड का सोडियम प्रोपियोनेट। अब सोडियम प्रोपियोनेट में हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें तो बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर से हमें क्या करना पड़ता है, अल्कलीन हाइड्रोलिसिस में एक स्टेप यहाँ बढ़ता है, उस सॉल्ट में फिर से वाटर डालना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। यहाँ कॉन्सेंट्रेट लिखा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ ब्रेकिंग हुई, H यहाँ पे आया, OH गया Na के साथ, तो आपको प्रोडक्ट मिला C2H5COOH, बाय प्रोडक्ट मिला NaOH। समझे, तो ये रिएक्शन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ती है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में, क्योंकि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, उसका सॉल्ट मिलता है। तो सॉल्ट का कन्वर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में करने के लिए हमें उसमें डाइल्यूट या मिनरल एसिड ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जनरली हाइड्रोलिसिस में ऐड करते हैं डाइल्यूट एसिड, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड लिखा है, तो ठीक है, अभी हमारे बुक में जो दिया है वो हम लिखेंगे। तो देखिए एक एडिशनल चीज उन्होंने बताई है कि द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप्स, हेंस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। तो देखिए एक नया टर्म आया, एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं, व्हाट इज सपोनिफिकेशन। तो आंसर क्या लेंगे हम, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्यों बोलेंगे इसे, क्योंकि इसमें सोप मिलता है हमें, लेकिन हायर फैटी एसिड यूज करना है जिसमें कार्बन की संख्या 10 या उससे ज़्यादा होगी, इस तरह का एसिड हम यूज करेंगे तो हमें सोप मिलेगा, ठीक है। ओके, अभी अगले रिएक्शन में हमें एरोमेटिक एसिड बनाना है, तो स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन यानी बेंजीन ग्रुप को अल्काइल ग्रुप अटैच है,
मिथाइल कर सकते हो, इथाइल कर सकते हो। अभी इसमें उन्होंने आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच किया है। अब जब भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच रहता है बेंजीन को तो उसका नाम आता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और उसका कॉमन नेम, पॉपुलर नेम है क्यूमीन। क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Aromatic carboxylic acids can be prepared by oxidation of alkyl benzenes with dilute nitric acid or alkaline or acidic KMnO4 और chromic acid। ओके देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग रिएजेंट्स बताए, लेकिन तीनों का काम एक ही है। तीनों ही क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन करेंगे। तो देखिए अभी आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अल्काइल ग्रुप का यदि आप ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑक्सीडेशन करने में फाइनली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। हमेशा आपके अल्काइल ग्रुप का यदि वो मिथाइल होगा तो मिथाइल का कन्वर्शन पहले अल्कोहल में होगा, अल्कोहल का अल्डेहाइड में होगा, और अल्डेहाइड का फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है। तो देखिए अभी यहाँ ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, लेकिन हमें 1 स्टेप में दिया है, तो आपको भी ऐसे ही 1 स्टेप में याद रखना है कि ये जो आपका ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप था इसका कन्वर्शन होता है COO माइनस K प्लस में। यदि आप KOH चूज़ करते हो तो KMnO4 KOH चूज़ किया है तो हमें सॉल्ट मिला, कौन सा, पोटेशियम बेंजोएट। अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप अटैच था बेंजीन रिंग को, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन होने के बाद, COO माइनस K प्लस में। ठीक है, सॉल्ट मिला। अब सॉल्ट का एसिड करने के लिए हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, तो उन्होंने हाइड्रोलिसिस का स्टेप दिया है H3O प्लस, यानी वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे ब्रेकिंग करेगा एसिड, HO को अटैच हुआ, K को OH अटैच हुआ, तो प्रोडक्ट मिला मेन, बेंजीन को COH अटैच, यानी बेंजोइक एसिड बाय प्रोडक्ट KOH, वो उन्होंने नहीं दिया है। तो इस तरह से आप अल्काइल बेंजीन का हाइड्रोलिसिस करके, नॉट हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन करके आप बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से, एरोमेटिक। आगे दिया है फ्रॉम अल्कीन्स, तो अल्कीन का यूज करके भी आप एसिड्स बना सकते हो। ठीक है भाई, देखेंगे। देखिए अभी यहाँ पे 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए हैं और यही 2 एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स बाय KMnO4 इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकली बोला है कि रिएजेंट कौन सा यूज करना है, KMnO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट करना है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने लिया है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड है C6H5 यानी बेंजीन रिंग। यहाँ बेंजीन रिंग है आपका। जब भी बेंजीन रिंग एज अ सब्सटेंट प्रेजेंट रहता है तो उसे हम फिनाइल बोलते हैं, और उसे एडिशनली रिंग कौन सा अटैच है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको याद रखना है कि ये तो बेंजीन रिंग को ग्रुप अटैच है, तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये पर्टिकुलर कार्बन, इसका कन्वर्शन COOH में हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट्स उन्होंने नहीं दिए तो हम भी नहीं लिखेंगे। इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 का कन्वर्शन हुआ COH में, तो हमें मिला बेंजोइक एसिड। बात समझ में आई। सेकंड एग्जांपल दिया है साइक्लोहेक्सीन का। अब एक KMnO4, अब देखिए ये भी 1 स्टेप में रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हमें 12 में 1 स्टेप में दिया है, तो हम ऐसा याद रखेंगे साइक्लोहेक्सीन में ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए। ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो दोनों कार्बन को ऑक्सीजन अटैच होगा, तो पहले इन 2 पोजीशंस पे अल्डेहाइड ग्रुप डेवलप होगा और अल्डेहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर इन दोनों जगह पे आएगा COOH। इस एसिड का नाम दिया एडिपिक एसिड। तो मैंने जो आपको जनरल एक चीज़ बताई थी कि हमेशा ऑक्सीडेशन में अल्काइल ग्रुप का कन्वर्शन पहले अल्कोहल में, बाद में अल्डेहाइड में, और आखिर में एसिड में होता है। तो यहाँ भी वही हुआ है। जब आप एक बॉन्ड दोनों ब्रेक करोगे तो ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ऑक्सीजन ही पार्टिसिपेट होता है ना, तो दोनों तरफ पहले ऑक्सीजन अटैच होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फर्दर ऑक्सीडेशन होकर उसका बनेगा एडिपिक एसिड। तो देखिए ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है वही हम याद रखेंगे, इसके एडिशनल एग्जाम्पल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले फिनाइल इथिन का बेंजोइक एसिड बनता है और साइक्लोहेक्सीन का ऑक्सीडेशन करने से फाइनली मिलता है हमें एडिपिक एसिड। ये अगला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है RMGX।
Grignard reagent in dry ether solvent is added to solid carbon dioxide, which is dry ice, to give a complex which on acid hydrolysis gives corresponding carboxylic acid. तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, what is the action of Grignard's reagent on dry ice? ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2, तो सॉलिड CO2 के साथ हमें रिएक्शन लिखना है CO2, तो CO2 जब आप स्प्लिट करके लिखते हो तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो यहाँ लिखा है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यानी CO2। किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो? RMGX के साथ। अब ये चीज़ हमें पता है कि ये जो CO ग्रुप है इसमें आपका कार्बन हमेशा डेल्टा पॉजिटिव रहता है, इसके ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव। क्यों बताया? क्योंकि या देखिए जो आपका RMGX है इसमें R कैसा रहेगा? आपका डेल्टा नेगेटिव रहेगा, Mg पॉजिटिव। तो ये जो R ग्रुप है आपका RMGX में से, ये हमेशा अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। तो देखिए ये आपका R जाकर अटैच हुआ C को। अब जब ये C को अटैच होगा तो कार्बन का वैलेंसी तो 4 है, तो ये जो डबल बॉन्ड है C और O के बीच में, इसमें से एक बॉन्ड शिफ्ट होगा O के ऊपर, तो O हुआ O माइनस। अब उस O माइनस को कौन अटैच हुआ? ये बचा हुआ MgX। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिला? RCOOMgX। तो एक कॉम्प्लेक्स बना पहले, समझ रहे हैं ना? अल्काइल ग्रुप हमेशा कार्बोनिल कार्बन को अटैच होता है और बचा हुआ MgX O को अटैच होता है, और उस दरम्यान C डबल बॉन्ड O का कन्वर्शन होता है सिंगल बॉन्ड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स मिला इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड डालकर। तो जब आप इसमें डाइल्यूट एसिड डालते हो तो हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये क्या करेगा भाई? ये MgX अब यहाँ से निकल जाएगा, HCl ऐड करो या HOH ऐड करो। यदि आप HOH दिखाना चाहते हो तो O को हमेशा H अटैच होता है और Mg जाएगा OH के साथ, OH माइनस के साथ। HCl लेते हो तो यहाँ H लिखना पड़ेगा, यहाँ Cl लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो हमें मेन प्रोडक्ट मिला RCOOH प्लस MgXOH। अब देखिए पहले एग्जाम्पल दिया है, देखते हैं तो हम एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है भाई? नहीं एग्जाम्पल दिया है तो हम ही बनाते हैं अभी एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, जनरल फॉर्मूला RMGX दिया है। सपोज मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम यानी Mg आयोडाइड CH3MgI, इस तरह से मैं क्या लेता हूँ? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेता हूँ। अब CH3MgI में आपका मिथाइल ग्रुप है पार्शियली निगेटिव, तो CH3 ग्रुप जाकर अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन को और Mg अटैच होगा ऑक्सीजन को। तो इस R के जगह पे क्या आएगा? इस R के जगह पे आएगा मिथाइल, और X के जगह पे आएगा I। इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद इस R के जगह पे मिथाइल आएगा, यानी मिलेगा CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस MgIOH। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन याद रखना है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन ड्राई आइस? या आप वो पर्टिकुलर नाम बताएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। व्हाट इज द एक्शन ऑफ मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन ड्राई आइस, या व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन ड्राई आइस। तो एक जनरल रिएक्शन आप स्टडी करो और उसका यूज करके अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए पहले उन्होंने हमें ये बताया है कि इन तीनों कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। हमने देखा था कि कार्बोनिल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है, और पोलर होने के कारण आपका कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन हमेशा डेल्टा पॉजिटिव रहता है और ऑक्सीजन हमेशा डेल्टा नेगेटिव। तो उन्होंने क्या बोला है? देखिए, द कार्बोनिल बॉन्ड CO बॉन्ड इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. As a result, these compounds contain dipole-dipole forces of attraction. That is, the molecules orient in such a way that to have opposite polarized atoms facing each other. तो उन्होंने बोला है जब भी दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? एक का ऑक्सीजन दूसरे के कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा और दूसरे का ऑक्सीजन पहले वाले मॉलिक्यूल के कार्बन के पास। तो इस कारण क्या होगा? देखिए, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे पोलैरिटी के कारण, और वो उनका ओरिएंटेशन अपोजिट रहेगा। एक का CO अपवर्ड में, दूसरे का CO डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझे आप?
ए हुआ अल्डिहाइड और कीटोन का। एसिड में क्या होता है, तो देखिए एसिड में CO तो है ही, उसके साथ OH भी है, COOH। तो यहाँ और पोलैरिटी बढ़ती है, पोलैरिटी बढ़ेगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ उन्होंने एसिडिक एसिड का एग्जांपल दिया है, CH3COOH, ये पहला मॉलिक्यूल CH3COOH इस तरह से लिखा है। अब देखिए CO बॉन्ड पोलर है, ये डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन, C डेल्टा पॉजिटिव, और इस OH में ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये हाइड्रोजन भी डेल्टा पॉजिटिव हुआ। अब इसके पास क्या होगा, देखिए जब दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल अप्रोच करेगा इस पहले वाले मॉलिक्यूल के पास, तो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पहले वाले ऑक्सीजन के साथ एक पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, वाइस वर्सा, दूसरे का ऑक्सीजन पहले वाले का हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के हमेशा दो मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक दूसरे से अटैच रहेंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी इस तरह से दो मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं एक दूसरे को तो उसे हम बोलते हैं डाइमर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या बनाते हैं, डाइमर्स बनाते हैं। तो उस कारण उन्होंने बोला कि द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव द स्ट्रांगेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को यदि हम कंपेयर करते हैं, सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ दिखाई देते हैं हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखाई देते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ पोलैरिटी है, पोलैरिटी के कारण उनके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, दो मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, नज़दीक भी आते हैं और एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ पे स्ट्रांग हुए, एसिड्स में स्ट्रांग हुए। ओके, आगे उनके फिजिकल स्टेट्स दिए तो देखते हैं क्या बोले हुए। देखिए यहाँ पे दिया है उन्होंने, फॉर्माल्डिहाइड इज अ गैस, ठीक है, ये हम याद रखेंगे, एट रूम टेम्परेचर एंड हैज़ इरिटेटिंग ओडर। आपने बायोलॉजी लैब में फॉर्माल्डिहाइड का स्मेल देखा होगा। आपके जो स्पेसिमन्स रहते हैं ना बायोलॉजी लैब में, वो जिस लिक्विड में स्टोर किए रहते हैं वो फॉर्मेलिन नाम है उस लिक्विड का, जो फॉर्माल्डिहाइड ही है। तो जो वो पिक्यूलर स्मेल आता है ना वहाँ पे, वो आपका फॉर्माल्डिहाइड का स्मेल है। आगे बोलते हैं कि जो आपका एसिटाल्डिहाइड है इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल एंड इज अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है। हायर अल्डिहाइड्स हैव प्लीजेंट ओडर। एसीटोन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये हम लैब में यूज़ करेंगे, आपको दिखा दूंगा उस वक्त, एट रूम टेम्परेचर हैज़ अ प्लीजेंट ओडर, बट मोस्ट ऑफ द हायर अल्कोन्स कीटोन्स हैव ब्लेंड ओडर्स, यानी मिक्स तरह का स्मेल आता है। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इन द होमोलॉग सीरीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज लिस्टेड, ठीक है, लिस्ट दिया है, क्या देखेंगे, शायद यहाँ पे मैंने वो लिस्ट नहीं लिया है। तो उनका क्या कहना है कि जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा अल्डिहाइड और कीटोन का, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये तो जनरल ट्रेंड है केमिस्ट्री में, जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है मॉलिक्यूल का तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। तो जब भी मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे डिस्कस किए सोल्यूबिलिटी, तो क्या अल्डिहाइड कीटोन सोल्यूबल हो पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। द ऑक्सीजन एटम ऑफ CO कैन इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द लोअर अल्डिहाइड कीटोन्स आर वाटर सोल्यूबल। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो लोअर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, अब लोअर में कौन आएगा, फॉर्माल्डिहाइड आएगा, एसीटोन आएगा, दे आर वाटर सोल्यूबल। फॉर एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। As the molecular mass increases, the proportion of hydrocarbon part of the molecule increases, which cannot form hydrogen bond, and the water solubility decreases. ठीक है, तो उनका कहना है जो छोटे मॉलिक्यूल्स है एसिटाल्डिहाइड के, एसीटोन के, वो क्या कर सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, यहाँ दिखाई देखिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण वो सोल्यूबल होंगे वाटर में। लेकिन जब आपका अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में दिक्कत आएगी, तो दे आर इनसोल्यूबल। आगे दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, पहले पढ़ते क्या दिया है। लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड्स, ठीक है, विद इरिटेटिंग ओडर। द हायर होमोलॉग्स आर कलरलेस वैक्स लाइक सॉलिड्स, ठीक है। तो C9 तक एसिड्स लिक्विड्स है
और C10 क्या है, वो सॉलिड्स है, वैक्स लाइक सॉलिड्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर अल्डेहाइड्स इज शोन, ठीक है, देखेंगे टेबल क्या दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ अल्डेहाइड कीटोन्स। हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर MCQ आ सकता है या गिव रीजन में क्वेश्चन आ सकता है। इस स्टेटमेंट क्या है देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन दोज ऑफ अल्केन्स, ईथर्स, अल्कोहल्स, अल्डेहाइड कीटोन्स ऑफ कंपैरेबल मास। तो यदि एक क्वेश्चन आता है तो आपको ये डाइमर वाला एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, जो पहले हमने देखा था डाइमर। ये देखिए यहाँ डाइमर फॉर्म किया है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स है ना, ये पहला वाला मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOH, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, दूसरी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाइस वर्सा। दूसरे का ऑक्सीजन, पहले वाले का हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बने, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण दो मॉलिक्यूल एक साथ रहेंगे। तो उन्हें अभी यदि हम बॉईल करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। चलो पढ़ते क्या दिया है। द रीजन इज दैट इन लिक्विड फेज कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर। ये आपको एक क्वेश्चन के आंसर में लिखना पड़ेगा। इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बस ये आना चाहिए आपके आंसर में, ये आना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये स्टेटमेंट लिखो और ये ड्रॉ भी करो। Acidic hydrogen of one molecule from hydrogen bond with carbonyl oxygen of the other molecule. These doubles the size of the molecule, resulting in increasing intermolecular van der Waals forces, which in turn result in higher boiling point. In the case of acetic acid, dimer exists even in the gas phase. तो उन्होंने बोला यदि आप इवेपोरेट करते हो एसिडिक एसिड का, इवेपोरेशन करते हो, तो वेपर फॉर्म में भी वो इस तरह डाइमर फॉर्म में आता है। तो देखिए डाइमर बने यानी उनकी स्टेबिलिटी बढ़ी, तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ दो साइज बढ़ने के कारण आएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ेगा। तो यदि गिव रीजन में एक क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन करस्पॉन्डिंग अल्केन और एल्डिहाइड्स, एक्सप्लेन। तो क्या लिखोगे आप, आपको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म डाइमर इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उसके बाद ये डाइमर वाला फिगर निकालो और आगे लिखो, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इन टर्न्स इट रिजल्ट्स इन हायर बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आई। अब देखिए इस चार्ट में उन्होंने कंपैरिजन दिया है। पहला दिया है अल्केन, कौन सा अल्केन दिया है, देखिए एन ब्यूटेन लिया, उसके बाद ईथर, पहले अल्केन लिया, 2 नंबर पे ईथर है, 3 नंबर पे एल्डिहाइड, 4 नंबर पे कीटोन, देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कंपैरेबल साइज वाले ले देखिए, पहला जो कंपाउंड अल्केन उसका मोलिकुलर मास 58 है, दूसरा जो ईथर लिया इथाइल मिथाइल ईथर 60 मोलिकुलर मास, उसके बाद लिया है CH3 CH2 CHO यानी कौन सा एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, जिसका वेट आता है 58, उसके बाद लिया एसीटोन 58, एन प्रोपाइल अल्कोहल 60 और आखिर में लिया कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड। देखो ये कंपैरेबल मास वाले हैं। अब सभी का मास एक जैसा है, लेकिन जब आप उनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हो तो देखिए अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 272 और आखिर में एसिड का दिया है 391। तो देखिए पहले 272, 281, 322, 329, 370, 391 यानी इंक्रीज हुआ ना, याद है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। देखिए अल्केन में तो पोलैरिटी है ही नहीं, तो मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं होंगे। ईथर में ऑक्सीजन और कार्बन है लेकिन इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं है। एल्डिहाइड के साथ पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, एल्डिहाइड उसके बाद कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनेगी और डाइमर भी बनेगा, जिसके कारण एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है। तो कि उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, मॉलिक्यूल्स दिए वो देखो, उनके बॉइलिंग पॉइंट देखो, मासेस कंपेयर करो, कंपेरेबल मास वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया एसिड का आएगा क्योंकि वहाँ डाइमर बना है। डाइमर बना है तो मॉलिक्यूलर वेट डबल होगा। मॉलिक्यूलर मास 60 है ना, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल दो रहेंगे तो 120 हो जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ा जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। चलो आज यहाँ हम रुकेंगे,
अगले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। चलो, थैंक यू।